हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फोटोन की एनर्जी, मास, मोमेंटम, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। देन हमने फिर ये समझा कि डी ब्रॉगली ने हमें ये बताया कि मैटर की भी दो प्रॉपर्टी होती है, और फिर हमने उसके बारे में डिटेल में समझा कि किस तरह से किसी भी मैटर से एसोसिएटेड वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ना आज का टॉपिक बच्चों जो हमारा होने वाला है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट मीन्स, फोटो का मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, लाइट। और लाइट जब भी इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को शो करेगी तो उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स कि जब भी हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो का मतलब यहां पर क्या निकलेगा बच्चों, लाइट। और लाइट की वजह से अगर कहीं पर कोई चार्ज रिलीज हो रहा है, देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक मेटेलिक सरफेस है। अब ये मेटेलिक सरफेस है तो इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे। अब अगर इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर एनर्जी का रेडिएशन फॉल करवाएं, तो ये होगा कि इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगेगा, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर कोई सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, सफिशिएंट वेवलेंथ का, सफिशिएंट एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक करेगा ऑन मेटेलिक सरफेस, देन वहां से जो इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका बेसिक सा डेफिनेशन बनेगा बच्चों, light of suitable frequency or wavelength or energy. Light of suitable frequency, wavelength and energy strikes on the surface of matter, then the ejection of electron from the surface of matter, ये फिनोमिनन बच्चों क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप कि आपके दिमाग में बैठ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक होगा तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, ये फिनोमिनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। अब हमें ये तो पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, बट क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ की लाइट से होता है, या कुछ और भी चीजें हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूं तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के, जिनमें से एक टाइप आपने ये देखा, ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमारा चैप्टर भी है। बट इसके अलावा अगर मैं कुछ और टाइप्स की बात करता हूं, तो एक आपके पास आता है थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्मियोनिक इमिशन क्या कहता है, तो थर्मियोनिक इमिशन ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर थर्मल एनर्जी यानी कि हीट को किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर लगाते हैं, गिराते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, उस सिचुएशन में उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या कहलाएगा, थर्मियोनिक इमिशन।
दूसरा इमिशन आपके पास होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, अब अगर मैं फील्ड इमिशन की बात करूं तो फील्ड इमिशन में बच्चों ये होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अक्रॉस लगाया जाएगा और मेटल में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, जो कि लगभग 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम। तो इतना फील्ड वहां पर लगेगा तब जाकर कहीं इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, जो कि पॉसिबल है बट बहुत रेयर कंडीशन में पॉसिबल है ना। जनरली डेली लाइफ या हम नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में ये चीज पॉसिबल नहीं। तो इजीली कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक से। अच्छा बच्चों, एक और चीज है कि मान लो ये और ये, इन तीनों ही प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी है, क्लियर है? समझना, इलेक्ट्रॉन चाहे इससे इससे या इससे, इन तीनों प्रोसेस में से आपने किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी बहुत सारी एनर्जी है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जाकर किसी मेटेलिक सरफेस पे टकराता है, देन वहां से भी वो इजेक्शन कर सकता है इलेक्ट्रॉन का, इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन। तो अगर किसी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी भी प्रोसेस से जनरेट करवाया हो, उसकी वजह से मेटल में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए या कुछ और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए जाए, देन द फिनोमिनन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन किस किस तरीके से हो सकता है। सफिशिएंट एनर्जी का लाइट डालकर, प्रॉपर फील्ड लगाकर, या फिर एक प्रॉपर थर्मल एनर्जी के साथ हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा सकते हैं। और इन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से भी अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाएं, देन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। अब बच्चों यहाँ पर डिस्कशन ये होता है कि सर आपने बता तो दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस क्या है या किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अच्छी बात। अब आपने यहाँ पर एक टर्म यूज किया, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर एनर्जी, सुटेबल वेवलेंथ। तो ये चीज क्या है, हम इसके बारे में डिस्कशन करें। देखो बच्चों, होता क्या है, जनरली जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, उस टर्म को यूज किया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, या अगर प्रॉपर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और अगर प्रॉपर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे हम वर्क फंक्शन को, है ना, वर्क फंक्शन, क्लियर है? अब यहां पर इन तीनों टर्म की हम बात करते हैं। हमने ये कहा कि प्रॉपर लाइट मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी हमें जरूरत है, जिसकी वेवलेंथ उतनी है जितनी हमें जरूरत है, या जिसकी एनर्जी उतनी है जितनी हमें जरूरत है। किसी को भी मेटेलिक सरफेस से टकराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उससे कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ, कम या ज्यादा वेवलेंथ हुआ, तो शायद इलेक्ट्रॉन का इमिशन ना हो। तो वही कंडीशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ frequency which required to eject electron from matter। अब इस चीज को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ढंग से देखेंगे। मैंने यहां पर लिखा कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट फॉल हुआ, लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ है,
लेकिन उस लाइट का वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाले इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये एक और लाइट है मेरे पास जिसका फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट की जरूरत है। उस मिनिमम से भी अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मिनिमम के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मिनिमम से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट मिनिमम से अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आई होप अब क्लियर हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। वर्क फंक्शन में भी सेम कंडीशन आती है, पूरी डेफिनेशन वही लिखी जाएगी, जहां पर फ्रीक्वेंसी है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? एनर्जी। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? मतलब इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जैसे मेरे पास एक मेटल है, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन इसका वर्क फंक्शन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है वर्क फंक्शन? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है उस लाइट का एनर्जी कम से कम 4.5 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 4.5। 4.5 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा, दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर 4.5 से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर हुई बात? तो आई होप कि ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और वर्क फंक्शन क्या है। क्लियर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ओके। नाउ अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा फोटोन की एनर्जी। क्लियर? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वी नो दैट के अमाउंट एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच न्यू। अब अगर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो इसको मैं ई से रिप्रेजेंट ना करते हुए मैं फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू नॉट से। देन द फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन इज फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। समझ में आ रही है बात? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की टर्म में यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में आपके सामने लिखा हुआ। वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपके साथ पास आ गया। अब जो बीच वाली टर्म है ये क्या है? तो ये है वेवलेंथ। अब बच्चों हमें ये पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ आर रेसिप्रोकल फ्रॉम ईच अदर। अब मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि यार एक चीज को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी, मतलब किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो उसका वेवलेंथ बढ़ेगा। तो उस हिसाब से तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ लिखना पड़ेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, इज द मैक्सिमम अमाउंट of wavelength which required to eject electron from metal। सेम डेफिनेशन मैंने छाप दी, बस चेंज किसको किया? वेवलेंथ को। एक और चीज चेंज की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम। क्लियर हो रही है ये चीज, है ना? तो अब यहां पर अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो ये जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है? यहां पर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे। क्लियर हुई इतनी बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हमें पता चला।
कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने टाइप से हो सकता है, वो हमने डिस्कशन किया। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हमने बात किया जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करें। क्लियर है? नाउ बच्चों अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इस वीडियो की हम बोल सकते हैं लास्ट चीज है। उसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप कर दूंगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए और कंसेप्ट को दिमाग तक पहुंचाने। क्लियर है? चलिए, तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या क्या हुआ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझा गया, तब क्या क्या घटनाएं घटी होंगी या क्या क्या उन्होंने फील किया। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक ले लिया ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने ले लिया 2 रॉड्स, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड को मैंने यहां पर इस तरह से दिखाया और एनोड मेरे पास यहां पर है। ये है यहां पर। अब ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पोटेंशियल को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल है। दूसरा यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो ये डिटेक्ट करके बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सर्किट में हमने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया। यहाँ पर एक छोटा सा विंडो बनाया। इस विंडो से क्या होगा, रेडिएशन एंटर करेगा अंदर की तरफ, जो इस सरफेस पर जाकर टकराएगा। इस सरफेस पर जाकर टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? आगे एनोड है, एनोड इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करेंगे। चलो ये तो बात की बात है। तो इतनी कहानी हमें समझ में कि यार एक ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड के ऊपर जब लाइट फॉल होगी तो उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आगे की तरफ कुछ एनर्जी के साथ बढ़ रहे होंगे और आगे मिलेंगे उन्हें एनोड भाई साहब। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन शो होगा जो कि ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब फोटॉन्स किसी सरफेस पर टकरा रहे हैं, मेटेलिक सरफेस पर टकरा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन कर रहे हैं, तभी से आकर क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। चलो ये तो हमें बेसिक चीज पता चल गई। इस इफेक्ट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा एंड जो करंट हमें मिला उसे हमने फोटो करंट बोला है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन हमारा बच्चों ये है पॉइंट वन ये कि अगर मैं सी के रेस्पेक्टिवली ए का पोटेंशियल इंक्रीज करता था, ए का पोटेंशियल क्या करता जाऊं, इंक्रीज। अच्छा बच्चों एक छोटा सा गलती मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एनोड है तो यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर सही हूं मैं, है ना? ये हाइयर, ये लोअर और ये हाइयर और ये अभी करेक्ट है, ठीक है? तो ये ओके, कोई इशू नहीं। अभी होगा क्या कि मैं एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा एनोड का पोटेंशियल है पॉजिटिव
तो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करूँ। तो व्हेन वी इंक्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड, तब क्या होगा अगर हम एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें। तो बच्चों हमें ये पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा या पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इट मीन सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज डेफिनेशन हमें पता है ना करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट हमने इंक्रीज कर दिया, देन करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे देन फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? जब हम पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। अच्छा, और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी? तो नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट के इंक्रीज होने की रेट कांस्टेंट हो जाए, मैक्सिमम पर जाए, मतलब अब उससे ज्यादा और ज्यादा करंट को नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि यार जब यहां कैथोड पर लाइट फॉल हो रही थी तो बहुत सारे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे कैथोड में से। अब वो इकट्ठा हो रहे थे, इसके सराउंडिंग से बिल्कुल भीड़ लग गई थी, क्राउड क्रिएट कर लिया था इलेक्ट्रॉन्स का, और यहां वाला पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, बट चूंकि उसके खींचने की पावर कम थी तो कम कम इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे, जिसे हमने फोटो करंट बोला। फिर हमने पावर बढ़ाई, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन के जाने की रेट भी बढ़ गई, करंट बढ़ गया। अब एक टाइम ऐसा आया जब पावर बहुत सारी बढ़ा दी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल दौड़ के भाग के आगे जाने लगे, पहुंच गए। अब हुआ ये कि उससे ज्यादा और पावर बढ़ा दी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस तो अभी भी हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने की रेट करंट पे, सॉरी लाइट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट पे। तो क्या लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया आपने? नहीं, वो तो जितना पहले आ रही थी अभी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की इमिट आउट होने की, इजेक्ट आउट होने की रेट जो है वो कम या ज्यादा नहीं हुई है। इसलिए इलेक्ट्रॉन, मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे थे, अभी भी 10 ही हो रहे हैं, लेकिन जो खींचने की रेट है वो 40 हो गई ना, तो क्या करंट बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन तो मिल ही नहीं रहे उसको। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कुछ टाइम तक करंट इंक्रीज होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेटेड करंट, है ना? उससे ज्यादा अगर पोटेंशियल को बढ़ाया जाए तो फिर करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज saturation state and is called saturated current। क्लियर है? ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा? पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव वाला करंट बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा और वहां जाकर स्टेबल हो जाए। अब पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दिया जाए करंट नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम सेकंड पॉइंट समझते हैं इसका। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये है, अब मैंने बैटरी को अल्टी पल्टी मार दिया, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल यहां लगा दिया और पॉजिटिव पोटेंशियल यहां लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर कौन सा पोटेंशियल आ गया? नेगेटिव।
और नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, है ना। पहले वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल था, अभी ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या क्या घटनाएं घटेगी, तो व्हेन वी increases negative potential at anode, then क्लियर। अब जैसे जैसे पहले मान लो यहाँ पर सबसे कम नेगेटिव वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, अपनी अलग स्पीड से वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत नेगेटिव में भी कम है, तो वो आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन रिपल्शन फोर्स तो लग रहा होगा ना, भले थोड़ा सा लग रहा है, पर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, रिपल्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे 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 रिटार्ड कर रहे हैं, रुक रहे हैं, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है तो फोटो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, देन फोटो करंट डिक्रीजेस, क्लियर है। तो हमें ये पता चला कि हमने नेगेटिव पोटेंशियल को अगर एनोड पर बढ़ाया, ए पर बढ़ाया, तो करंट कम हुआ, धीरे 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 धीरे। एक टाइम ऐसा आया जब करंट कम होते 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 जीरो हो गया। तो जिस वक्त करंट जीरो हुआ उस वक्त इसका जो पोटेंशियल नेगेटिव रहा होगा इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उस पोटेंशियल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। क्लियर है। तो व्हेन द value of current is 0, then the negative potential is called stopping potential। क्लियर है, क्लियर हो गई ये बात सभी को। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देखो हमने कुछ नहीं, हमने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ए पर पहले पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, करंट बढ़ा 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 मैक्सिमम वैल्यू पर। अब पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो करंट ना बढ़ने का, है ना। फिर हमने ए वाले पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, अब ये वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, करंट कम हुआ कम हुआ कम हुआ, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है। एक टाइम पर करंट जीरो हो गया, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया, जब करंट क्या हो गया, जीरो। क्लियर है। दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने जो यहाँ पर लिखे हुए, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, तो फिर ये होगा, देखो मैं यहां से सिर्फ ये डायग्राम रब कर रहा हूं, हाँ जी। तो होगा ये कि मान लो आप ग्राफ बना रहे हो पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच, ठीक है। ये लाइन पोटेंशियल को और ये लाइन फोटो करंट को, यानी कि I को रिप्रेजेंट कर रही है और ये V को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ तार जुड़ा हुआ था, सर्किट कंप्लीट था, करंट बह रहा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा। उस वक्त करंट तो था, किस वजह से, नेगेटिव प्लेट के ऊपर लाइट गिर रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जो आगे बढ़ रहा था और एनोड पर जाकर टकरा रहा था, सर्किट कंप्लीट हो रहा था, मतलब करंट था। तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो था, यानी कि कोई भी अलग से पोटेंशियल नहीं लगाया,
मतलब पोटेंशियल को जीरो रखा तब भी करंट था, हमने मान लिया कुछ करंट था, बिल्कुल था। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा कैसे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू तक गया। अब उसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने पर अब सैचुरेशन के ऊपर नहीं जा सकता, ये सैचुरेशन की कंडीशन। मतलब इस लाइन को अगर मैं आगे मिला दूं तो करंट की सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये सैचुरेशन स्टेट है तो यहां के बाद अब करंट कैसा हो जाएगा? पोटेंशियल के पैरेलल। क्यों? 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 पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? फिर दूसरी लाइन क्या कह रही थी? अगर पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो अगर पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा तो करंट कम होगा, 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 होगा। ऐसा कैसा होगा? है ना? तो यहां पर होगा और ये करंट कम होते 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 जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट पर करंट जीरो हुआ उस पॉइंट के पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, इज रिप्रेजेंट बाय वी नॉट। तो वी नॉट क्या है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप ये ग्राफ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा पॉजिटिव वाला तो करंट बढ़ेगा और सैचुरेशन तक, स्टेट तक पहुंचेगा। पोटेंशियल घटेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा, सॉरी, पोटेंशियल अगर नेगेटिव में बढ़ेगा तो करंट कम होगा, होते 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 तो जीरो पहुंचेगा। जहां पर जीरो पहुंचा वहां का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। और उसके लिए कहानी ये। क्लियर? एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यहां पर विराम देते हैं इस वीडियो। ठीक है? क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि यार एक लाइट है, रेडिएशन है, उस रेडिएशन का वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम। कितना है वेवलेंथ? 3500 एंगस्ट्रॉम। अब अगर इतनी वेवलेंथ की लाइट मेटेलिक सरफेस के ऊपर टकरा रही है, दो मेटेलिक सरफेस हैं, एक का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बताना है कि ये जो लाइट जिसका वेवलेंथ ये है दोनों से टकरा रहा है तो किस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम इसका एनर्जी निकाल लेंगे। वर्क फंक्शन मतलब हमें एनर्जी पता है ना इन दोनों मेटल का, मिनिमम एनर्जी। तो इसका एनर्जी निकालो, फिर चेक करो मिनिमम से कम है या ज्यादा है। ठीक है? तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला E is equals to 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा किस में रखा जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। पिछले वीडियो में हमारी डिस्कशन हो चुकी है ना? ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 170, 170, 140, मतलब लगभग 3 बार में डिवाइड होगा, है ना? 3 बार में जाके ये बनाएगा 90, 105, 105 यानी कि 19 हो जाएगा 190, 190 यानी कि 3.4 अप्रॉक्सीमेटली। देखो बच्चों मैंने लिखा है ना? एग्जैक्टली आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब मैंने चेक किया कि जो फोटोन मेरे पास है उसकी एनर्जी 3.4 है। कितनी एनर्जी है? 3.4। वो इस मेटल से जाके टकराया, मान लो ये मेटल बी है, बी की एनर्जी तो ज्यादा है 4.2, मतलब मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी, आपके पास उतनी एनर्जी है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है, आपके पास उतनी एनर्जी है? बिल्कुल है। तो जब ये रेडिएशन ए वाले सरफेस पर टकराएगा तो ए से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। क्लियर है? लेकिन बी से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं। क्लियर? तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाला
सॉरी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन था, हमने फोटोन का एनर्जी निकाला और कंपेयर कर। क्लियर है? चलिए तो बच्चों ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर क्या कहा और क्या क्या फॉर्मूले दिए। मैक्सिमम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल उन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पर सॉल्व। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।